हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ। माय नेम इज़ प्रणव जैन और आज का हमारा टॉपिक है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं मेनली आईजीजी एंड रेयरली आईजीएम रिएक्ट करती है एंटीजन्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सरफेस ऑफ सेल्स पर या फिर फिक्स्ड होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। और ये जो एंटीजन है जो हमारे सरफेस ऑफ सेल या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, ये एंडोजीनस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। एक्सोजीनस एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो बॉडी में एंटर किए हैं फ्रॉम आउटसाइड, और एंडोजीनस एंटीजन वो एंटीजन है ये नॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं बॉडी के। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी एंटीजन की तरह काम करते हैं जिनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो एंडोजीनस एंटीजन नॉर्मल मॉलिक्यूल इंट्रिंसिक टू सेल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। टाइप 2 एचएसआर के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, माइस्थेनिया ग्रेविस और हमारा ग्रेव्स डिजीज़, इन सब में जो मैकेनिज्म होता है वो होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेकिन सबका पैथोजेनेसिस, सबके पैथोलॉजी अलग अलग है, तो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट और इट कैन बी एंटीबॉडी डिपेंडेंट। तो सिंपल है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, उसके बाद अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो उसको हम टाइप 2 एचएसआर में डाल देंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट वाले मैकेनिज्म में डाल देंगे। अब जिस पाथवे में हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो फर्दर 3 टाइप से काम कर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस एंड कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो हमारे बी सेल होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो आईजीजी होगी या फिर वो आईजीएम होगी। किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेंगे, टारगेट एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं और एंटीजन प्रोड्यूस हो चुका है, तो अब हमारा क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। तो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीबॉडी का जो फ्री एफसी रीजन होता है वो एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद हमारे 3 पाथवे हो सकते हैं, वो अलग अलग एंटीजन पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग डिजीज़ पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से सेल का लिसिस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस। और इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, आईजीएम एंटीबॉडी। अभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस का एग्जाम्पल है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। फॉर एग्जाम्पल RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करिए, अगर हमने एक बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा, बी, ये है हमारा बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन और इसमें क्या है, आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। अब हमने ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड लिया और इस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के ब्लड में क्या थी, हमारी एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो है आईजीएम टाइप की। तो ये क्या करेंगी, ये रिएक्ट कर लेंगी जो हमारा बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हुआ क्या बन जाएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके बाद लिसिस हो जाएगा हमारे रेड ब्लड सेल का। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट, अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद
जो हमारे ऑप्सोनिन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल C3b, C4b, ये क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। ऑप्सोनिन्स क्या करते हैं, टारगेट सेल को टेस्टी बनाते हैं। जिस सेल पर हमारे एंटीजन प्रेजेंट है उस पर ये ऑप्सोनिन्स जाकर अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद उस सेल को ये टेस्टी बना देंगे। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये IgG मीडिएटेड होता है। अब वो सेल टेस्टी बन चुका है तो ऑप्सोनाइज्ड सेल बोलेंगे उसको। ऑप्सोनाइज्ड सेल रिकॉग्नाइज हो जाएगा बाय फेगोसाइट्स, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज क्या कर लेंगे, उस सेल को एनगल्फ कर लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल समझते हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन मतलब सेल को ऑप्सोनिन से कवर करना, सेल्स को टेस्टी बनाना इज ऑप्सोनाइजेशन, एंड फेगोसाइटोसिस इज ऑप्सोनाइज्ड सेल का फेगोसाइटोज्ड हो जाना। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा एंड ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक अनीमिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं GP2B और 3A। अगर हमारी बॉडी ने एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ बना दी तो एंटीबॉडी किससे अटैच हो जाएंगे, ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं इनके अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, इनके साथ अटैच हो जाएंगी। अब हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ और बने हमारे ऑप्सोनिन्स। अब यहाँ पर जो ये एंटीबॉडी थी ये IgG टाइप की एंटीबॉडी थी, तो ऑप्सोनिन्स बने और इस कॉम्प्लेक्स के साथ, इस टारगेट सेल के साथ, प्लेटलेट के साथ अटैच हो गए। अब ये हमारा ऑप्सोनाइज्ड सेल बन चुका है। तो हमारा जो मैक्रोफेज है, जो फेगोसिटिक सेल है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और एनगल्फ करके इस वाले सेल को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक अनीमिया, इन डिजीज में हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन कौन सा पाथवे, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस। सो लास्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट एंड FC रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है उसके बाद एनाफाइलेटॉक्सिन और कीमोटैक्टिक एजेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका एग्जांपल है C3A एंड C5A। अब ये क्या करते हैं, हमारे अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को, और हमें पता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स सेल्स ऑफ इन्फ्लामेशन है। तो ये क्या करेंगे, जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स रिलीज हुए हैं, वहाँ पर ये रिक्रूट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और टिश्यू डैमेज कर देंगे और इन्फ्लामेशन कर देंगे। तो एक पाथवे तो हो गया कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। अब एक होता है FC रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं उन पर FC रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये ल्यूकोसाइट FC रिसेप्टर, जो ल्यूकोसाइट्स पे FC रिसेप्टर हैं, ये किसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एंटीबॉडी के FC रीजन को, और वहाँ पर डायरेक्टली इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हमारा गुड पास्चर सिंड्रोम। तो हमने अभी तक देखा है कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हमने 3 देखी हैं। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस, साइटोलिसिस मतलब सेल का ब्रेकडाउन। इसमें क्या हो रहा था, मैक बन रहा था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा था। और एग्जाम्पल हमने देखा है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हिमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। इसके बाद हमने ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस देखा जिसमें C3B एंड C4B अटैच हो जा रहे थे हमारे सेल्स पर, ऑप्सोनिन्स जिनको हम बोलते थे। उसके बाद वो सेल टेस्टी हो जाता है और फेगोसाइटोसिस हो जाता है उस सेल का बाय मैक्रोफेज। लास्ट हमने देखा कॉम्प्लीमेंट एंड FC रिसेप्टर मीडिएटेड। इसमें क्या होता है, हमारे एनाफाइलेटॉक्सिन और कीमोटैक्टिक एजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है C3A एंड C5A, जिसकी मदद से इन्फ्लामेशन होता है, रिक्रूटमेंट होता है पहले न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस का, और फाइनली इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज होता है। ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस के हमने एग्जाम्पल देखे, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा एंड ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक अनीमिया। अब हम देखेंगे एंटीबॉडी डिपेंडेंट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंटीबॉडी डिपेंडेंट भी फर्दर 2 टाइप्स की हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी
एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन। अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और फाइनली हमारी ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, जिसको हम ADCC भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये वाला पाथवे कब एक्टिवेट होता है, अगर जो हमारा एंटीजन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है टू बी फेगोसाइटोस्ड, तो हमारा ये वाला पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स होंगे, ट्यूमर होंगे या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन के केस में हमें ADCC टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला हमारा एंटीजन है, ये टारगेट सेल है, और ये जो एंटीजन है ये बहुत ही बड़ा एंटीजन है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलिसिस या फिर ऑप्सोनाइजेशन फेगोसाइटोसिस नहीं करा सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, FAB रीजन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज़ का FAB रीजन, देखिए एंटीबॉडीज़ में 2 रीजन होते हैं, एक FAB रीजन और FC रीजन। FAB रीजन से एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो FAB रीजन ऑफ IgG प्लस सरफेस एंटीजन ऑन टारगेट सेल, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। इसके बाद ये रिएक्ट कर गए, इसके बाद FC रीजन ऑफ IgG, तो यहाँ पर हमारा FC रीजन एंटीबॉडी का फ्री है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, FC रिसेप्टर ऑफ नेचुरल किलर सेल। तो यहाँ पर जो नेचुरल किलर सेल होते हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं हमारे FC रिसेप्टर, वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो जाते हैं, FC रीजन ऑफ IgG, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे इस टारगेट सेल को। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। लास्ट हम देखेंगे एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो ADCD में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी डिपॉजिट हो जाती है टारगेट सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। तो जो हमारे ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये नॉर्मल बॉडी के रिसेप्टर होते हैं, इनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनती है। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, सेल का फंक्शन ऑल्टर हो जाएगा, तो सेल का जो फंक्शन होता है वो डिसरेगुलेट हो जाता है विदाउट कॉजिंग सेल इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। अब ये जो ADCD है ये फर्दर 2 टाइप्स का है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट स्टिमुलेशन ऑफ सेल फंक्शन एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ सेल फंक्शन। तो यहाँ पर जो सेल का फंक्शन डिसरेगुलेट हुआ है, मतलब हो सकता है वो सेल का फंक्शन इंक्रीज कर दे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है ना, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने से हो सकता है सेल का फंक्शन इंक्रीज हो जाए या फिर हो सकता है सेल का फंक्शन इनहिबिट हो जाए। तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट स्टिमुलेशन ऑफ सेल फंक्शन का एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, हमारा जो हमारे TSH रिसेप्टर होते हैं इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और इनके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनती है तो वो हमारे थायराइड एपिथेलियल सेल्स के फंक्शन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन के सेक्रीशंस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडी डिपेंडेंट स्टिमुलेशन ऑफ सेल फंक्शन। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ सेल फंक्शन। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारे मसल पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ एक्टिव क्या नहीं कर पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मसल एक्शन नहीं हो पाता, तो मसल वीकनेस हो जाती है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। सो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।